बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। 31 जनवरी गुजर गई। बिलावल साहब भी कहते थे कि लिखवा लें कि 31 जनवरी तक हुकूमत चली जाएगी। मरियम साहबा तो कहती थी 31 जनवरी से पहले ही चली जाएगी, लेकिन हुकूमत नहीं गई। और अब जो अपोजिशन इत्तेहाद PDM की पार्टियों के सरबराहों का इजलास होगा 4 फरवरी को, उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च करना है या तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने के बाद 1 फरवरी को वो लोगों की टेलीफोन कॉलें सुन रहे थे और उनके सवाल सुन के उनको जवाब दे रहे थे। ये वो काम है, जब 1990 में नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे तो वो जो 2.5-3 साल का उनका दौरे हुकूमत था, तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने ये काम शुरू किया था। वो लोगों की टेलीफोन कॉलें सुनते थे, उनके मसाइल सुनते थे और मसाइल हल करने के अहकामात जारी करते थे। वही काम अब इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ वही हैं जो नवाज़ शरीफ साहब की थी? और कुछ और मामलात हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेट की डिफेंस कमेटी के सरबराह भी हैं। जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। और बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर हैं। सबसे पहले ज़रा सुनते हैं कि अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा, ख्वाह मौलाना फजलुर रहमान थे या मरियम साहबा थी या बिलावल साहब थे, वो कितने पुरएतमाद थे जनवरी में तब्दीली के बारे में। अब तहरीक चल पड़ी है, हम इनको दिसंबर देखने नहीं देंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ये जनवरी तक के मेहमान हैं। इस्लामाबाद में बैठा हुआ हुकूमत जनवरी तक का ये मेहमान है। अब लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। तो खुदाफिज तो नहीं हो सका, अभी तक तो नहीं हो सका। वलीद इकबाल साहब, अब जो अपोजिशन है वो उसकी जो जनवरी की डेडलाइन है गुजर गई है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में भी उन्होंने बड़ा हंगामा किया है और एक तब्दीली नज़र आ रही है मौलाना फजलुर रहमान के लबो लहजे में भी। और इमरान खान साहब के बारे में पहले वो कहते थे कि असल निशाना आप नहीं है, आपको लाने वाले हैं। अब मौलाना साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा असल टारगेट इमरान खान है। ये क्या तब्दीली आई है? नहीं, ये मौलाना साहब जो इरशाद फरमा रहे हैं इसका तो वो खुद ही जवाब देंगे, लेकिन जो आपके सामने है वो सबके सामने है। और मेरे ख्याल मेरे एक साथी ने ही कहा था कि ये इस्तीफ़े जो हैं, सबसे पहले ये तो लतीफ़े बन गए। दूसरा ये कि आई थिंक उसमें बहुत बड़ा एक, मैं अपना मेरा जो असेसमेंट है एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कि वो जो लाहौर का जलसा था जिसका कहा जाता था कि जी वो गेम चेंजर होगा, वो एक तरह का लोन रेंजर किस्म का जलसा हुआ। वो आर कर या पार कर वाली बात जो थी वो तो उसी तरह हो गई जिस तरह मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर से पार होता। तो वो आर पार हुआ कुछ नहीं। मैं अपने तहीं ये भी समझता हूँ, बिल्कुल सच्ची बात है कि PPP जो थी उसने कभी भी रिज़ाइन करनी है, तो उनकी कभी भी रिज़ाइन करने की नहीं थी। मौलाना साहब का एक ये वो खुद फरेबी और खुशफहमी ज़रूर हो, वो खुद उनके सिस्टम में इस तरह के स्टेक्स नहीं हैं। इनके तो PPP के तो हैं, आपके सामने हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है। और मरियम नवाज़ साहिबा के भी उस तरह से ज़ाती स्टेक्स नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी में जब ये थोड़ा बहुत एक कोई माइलस्टोन आया था, जब कोई फ़ैसला बदला था या कोई बात हुई थी कि ये इस्तीफ़े जो हैं अब उसके बारे में वो होल्ड पे चला गया है फ़ैसला, तो जो सारे तज्ज़िये अगले दिन अखबार में आए हुए थे वो यही थे कि जी बड़ा सुख का सांस जो है लिया है, बड़ी वो एक लहर दौड़ी है खुशी की PMLN के MPAs और MNAs में। उसके साथ साथ ये भी अगर आप देखें कि PDM का प्लेटफॉर्म है और फिर इसमें इस तरह की वो
हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। अच्छा सही साहब क्या उल्टी सीधी बातें करते रहे, लाहौर में जाके पंजाबियों की बेइज्जती, सिंध में जाके उर्दू स्पीकिंग की बेइज्जती, कोयटे में जाके कहते हैं कि ड्यूरैंड लाइन हमारा फ्रंटियर नहीं है, ये बाढ़ जिसमें बनाई है जो उस बॉर्डर पे उसको गिराओ जिसमें इतने लोग शहीद हुए हैं और जो स्मगलिंग को रोकती है, जो दहशतगर्दी को रोकती है। देखिए ना ये सारी बातें सारी ठीक है। तो ये तो जो था ये तो नविश्ता दीवार कहते हैं उसको, जिसको राइटिंग ऑन द वॉल, ठीक है। तो ये वो है। और ये मेरे ख्याल में कोई तब्दीली नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं, हम वकालत में कहते हैं ये फॉर्म ओवर सब्सटेंस है। सब्सटेंस जो है वो यही है कि इसने ये डूम्ड टू फेलियर थी और ये वहीं पे जा रही है। और जो हम सुनते थे ना कि मैं तो 12-13 साल की उम्र से सुनता आ रहा हूँ कि मार्च में क्विक मार्च होगा या डबल मार्च या ऐसी कोई चीज़, ये जनवरी की जो बातें हो रही हैं, मार्च तो भी आ रहा है। वही ना, मैं इस्तारे के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है, कि वो जनवरी में जो उन्होंने कहा था वो क्या हुआ वो आपके सामने है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये जो तब्दीली आई है मौलाना फजलुर रहमान के लबो लहजे में, मुस्लिम लीग नून के लबो लहजे में, उसका तो सवाल तो मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब से बनता है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी डोमिनेट कर गई है? पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो जीत गया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टारगेट नहीं है मौलाना साहब का भी और मरियम साहबा का भी, अब सिर्फ इमरान खान जो है वो टारगेट? मीर साहब, जो बुनियादी जद्दोजहद इस मुल्क में पिछले 70 साल से हो रही है उसमें चेहरे तो बदलते रहे हैं, लेकिन जो इस मुल्क में जो एक निज़ाम राइज रहा है, जिस निज़ाम में जो अवामी नुमाइंदे थे, जो अवाम की मंशा थी, उनको आगे नहीं आने दिया गया, तो पीपल्स पार्टी की एक शुरू से पोजीशन यही थी कि हम निज़ाम के ख़िलाफ़ तो जा सकते हैं और निज़ाम के ख़िलाफ़ तो हमारी जद्दोजहद है भी सही, लेकिन चेहरों के साथ हमारा क्या ताल्लुक? कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर खुदा ना करे हम यही गुफ्तगू दोबारा कर रहे हो, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात कर रहे हो, जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, लोगों की राय के एहतराम की बात कर रहे हो, उस वक्त शायद चेहरे और हों। तो हम इसमें एक फोकस्ड डिबेट हमारा होना चाहिए और उसमें ये जो हाइब्रिड रजीम है, इस हाइब्रिड रजीम का कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में कोई तसव्वुर नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त मुल्क में मामलात चलाए जा रहे हैं, जो मीडिया फ्रीडम्स का हाल है, कोई जर्नलिस्ट कोई प्रोग्राम के अंदर खुलकर बात नहीं हो सकती, बात करें तो प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। उसके अलावा जो जर्नलिस्ट को छोड़ के जो इस वक्त जुडिशरी का हाल है कि अगर कोई जज साहब भी कोशिश करते हैं बात करने की तो उन जज साहब के ऊपर भी हमला हो जाता है। तो ये सारा जो माहौल है इस वक्त मुल्क में, एक बड़ा शदीद घुटन का माहौल है, जबर का माहौल है, और इस सारे माहौल में जो वादे किए गए थे अवाम के साथ वो पूरे नहीं हुए। 2.5 साल गुजर चुके हैं और इन 2.5 सालों में अवाम को अगर कोई रिलीफ मिला हो तो आप बता दें। कल वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मुबारक हो कौम को, जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन बड़ी कम हो गई। इन पिछले 2.5 सालों में जो अवाम के साथ हो चुकी है, और जब कल वो, मैं तो हैरान हूं कि कल जब वो ट्वीट कर रहे थे और साथ ही साथ शाम को पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही थी, यानी कि एक तरफ आप कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है लेकिन पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है, आप कहते हैं महंगाई कम हो रही है लेकिन बिजली सार्फिन के लिए 2 रुपया फी यूनिट महंगी हो रही है। तो जो महंगाई का जो सैलाब है, एक आम आदमी की जो जिंदगी है, एक तनख्वाहदार तबके की जो जिंदगी है, वो जितनी इस 2.5 सालों में मुतासिर हुई है, हुकूमत बता दे कहीं पे कारकर्दगी हो। तो जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, अवाम अपनी जगह परेशान, आइनी और आपकी इंसानी हकूक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं उनकी वो धजियाँ बिखेरी जा रही हैं, तो ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल तो नहीं सकती। अच्छा, ये सारी बात की है मोहसिन साहब, मुस्तफ़ा साहब ने, अगर इतने अवाम के मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं और लोग इतने तंग हैं, तो उसके बावजूद फिर जो ये 31 जनवरी तक बिलावल साहब भी कह रहे थे और मरियम साहबा भी कह रही थी कि जी इससे पहले पहले काम हो जाएगा, वो काम क्यों नहीं हुआ? क्यों फेल हो गया आप सब? देखिए, फेल कभी को मेरे ख्याल से अभी ड्रॉप सी नहीं हुआ इस जो डेडलाइन नहीं देनी चाहिए थी ना कि 31 जनवरी से पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हामिद साहब, सियासत में आप डेडलाइंस देते रहते हैं आपके वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए, अपने वर्कर्स को वार्म अप करने के लिए आप ज़रूर डेडलाइन देते हैं और हम खुद देते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने कभी अपने वर्कर को नाउम्मीद नहीं होने दिया। हम अपने हल्के में अगर उसका काम नहीं हो रहा उसकी, क्योंकि अब अपोजिशन में, वहाँ पे भी उसको ये कहते हैं यार कोई नहीं, बात कल हो जाएगा, परसों, दिलासा, तसल्ली, और उसका ताकि वो वार्म अप रहे और वो जोश में रहे और वल्वले के साथ अपना काम करता रहे। क्योंकि अब लोगों को अगर आप कहना कि हमने 2-2.5 साल इधर ही करना है, लोग वैसे ही मदम पड़ जाएंगे। हम कहेंगे 2-2.5 साल, इसका मतलब है इसी गवर्नमेंट के साथ हम गुजारा करें और ये सारा कुछ बर्दाश्त करते रहें, जो जुल्म और जबर हम पे होता है आप इसके लिए बोलेंगे नहीं, आप इस पर बात नहीं करेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप सड़कों पे नहीं आएंगे। अवाम देखना चाहती है हमें ये सब कुछ करते हुए। अगर हम ये नहीं करेंगे, अब आप लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं या तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सियासत जो है ना, ये आर्ट ऑफ पॉसिबल है। इसमें हर ऑप्शन जो होती है वो ऑन द टेबल जो होती है उसको कंसिडर किया जाता है।
आउट ऑफ द पार्लियामेंट भी है, विद इन द पार्लियामेंट भी है, और दोनों ऑप्शन जो है उसको हम कंसिडर करेंगे। देखिए इस मुल्क में क्या है, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। इस मुल्क में आपके मामनीन खसूसी और जो मशीरान हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, जो आवाम से वोट लेके नहीं आए हुए वो इस वक्त सवार हैं इस इक़्तिदार के घोड़े पे, और वो 22 करोड़ आवाम के फैसले कर रहे हैं जिन्होंने एक वोट भी नहीं लिया हुआ। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है वलीद इकबाल साहब कि बाबर अवान साहब जो हैं वो अभी तक इलेक्टेड नहीं है, ना सेनेटर हैं ना MNA हैं, और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो इलेक्टेड हैं और वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर हैं, कौमी असम्बली के इजलास में बिल वो नहीं पेश करते, बाबर अवान साहब पेश करते हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं जी, वो तो आइन के मुताबिक ही हो रहा है जो हो रहा है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अभी फ़ैसला भी आया है उसमें कुछ इंतज़ामी इख्तियारात के हवाले से उन्होंने तशरीह की है, लेकिन जो असम्बली में या हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और वैसे मैं इसका मखसूस जवाब भी आपको दे दूं कि अली मोहम्मद ख़ान साहब जो आज सारा दिन बहुत कुछ, अभी भी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले तक भी सेनेट का सेशन चल रहा था तो वो उधर संभाल रहे थे उसको, क्योंकि वो भी बहुत से सवालात के जवाब जब देने होते हैं तो अगर मिनिस्टर कंसर्न ना अवेलेबल हो तो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर का ही वो ड्यूटी होती है कि वो इसका जो है वो जवाब दें। अच्छा, बहरहाल उसके अलावा देखें इस बात के ऊपर भी देखें, अगर कानून और आइन की बात करनी है तो मोहसिन साहब के हवाले से भी और आपके नाज़रीन के लिए भी ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इसको आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे हमारी आला तरीन अदालतों ने भी कोई ऐब नहीं समझा कि अगर कोई मुशीर है या कोई खुसूसी मुआविन है, क्योंकि उसको भी कोर्ट्स ने ये एक्सप्लेन किया है कि जी वज़ीर आज़म अपने निज़ाम हुकूमत को अकेले तो चला नहीं सकते, उनको लोग चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड लोग भी हों और सवाल पैदा नॉन होता है इलेक्टेड भी कि हों। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने MNAs हैं PTI के, तो उनमें कोई इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सके जो बाबर अवान साहब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात एक तो ये है कि जी वंस अगेन 5 मुशीरान का तो आइन ने दिया हुआ है, वो उनमें से एक हैं, और मैंने अर्ज़ किया कि जो उनके मुआविन वज़ीर हैं, वज़ीर मुमलिकत, वो सेनेट में थे, तो इसमें कोई आइनी कदगन या पाबंदी तो नहीं है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने जब लिस्ट देखी है कैबिनेट की, उसमें ज़्यादा अक्सरियत तो इलेक्टेड लोगों की ही है, कम लोग हैं SAPM, कम लोग हैं मुशीर जो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये तो एक है ना, मैं क्या आज आप देखें, मैंने सुना है कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जो एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है वो भी थ्रू ऑर्डिनेंस देने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे ये बताएं, इतना तो मेरे ख्याल से जो ये वही काम है ना जो आप करते थे। देखे ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो टेलीफोन कॉलें सुनते थे लोगों की, इमरान खान साहब भी सुन रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और शाहिद खान साहब की हुकूमत में ऑर्डिनेंस चलते थे, और अब भी वही काम हो रहा है। सर अगर तो नया पाकिस्तान इन्होंने पुराने पाकिस्तान की तरह चलाना तो फिर हमें मान ले उस्ताद, हम इनको परशगिर्दी में ले लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है मुस्तफा नवाज खोखर साहब कि सेनेट का जो इलेक्शन है इसमें अब आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफ लीग और PTI के मामला तय हो गए हैं, और कामिल अली आगा साहब जो हैं वो काफ लीग और PTI के मुश्तरका सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो अगर सेनेट के इलेक्शन में PTI को कोई अपसेट नहीं होता तो सेनेट के इलेक्शन के बाद ये हुकूमत मज़ीद मजबूत नहीं हो जाएगी? तासुर तो यही उभरेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी ऑपोजिशन की मूवमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल है हमें खंदा पेशानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि जो हमारी मूवमेंट थी और जो हमारी तवक्कुआत थी, अगर वो पूरी नहीं हुई, जो डेडलाइंस भी दी गई, तो हमें उसके मुहर्रकात पे भी गौर करना चाहिए कि वो क्यों नहीं हुई। जो हमारे अंदाजे थे, जो हमारी सियासी हिकमत अमली थी, उसमें क्या कमज़ोरियाँ रहीं, उनको एक बैठ कर एक ओपन हार्टेड तरीके से उसको एनालाइज करना चाहिए। 4 तारीख को PDM के सरबराहान की मीटिंग है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, ये मौज़ूआत डिस्कस होंगे। लेकिन जहाँ तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है हामिद भाई, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो एक पोटेंशली अपसेट जहाँ से हो सकता है। हम दूर से बैठे देखते हैं, सुनते हैं कि PTI के अंदर भी अपने कई उम्मीदवारान और मुतवक्का उम्मीदवारान के बारे में इनके मेंबरान के अंदर बहुत इर्ताश है। इनके अपने मेंबरान खुश नहीं हैं। आपके इल्म में है 50-50 करोड़ रुपए बांटे गए अभी MNAs में कि वो कहीं इधर से उधर ना हो जाएं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ख़तरा तो महसूस कर रहे हैं ये, इसीलिए शो ऑफ हैंड्स की पिटिशन भी कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अगर हुकूमत बिल्कुल अपनी जगह पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई ख़तरा नहीं था, तो हुकूमत को शो ऑफ हैंड्स की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। फिर अखबार में, आप ही के ग्रुप के अखबार था कल परसों, उसके अंदर एक खबर थी कि 15 लोगों ने PTI के अंदर कोई अपना ग्रुप बना लिया है, जनूबी पंजाब के MPAs हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ुसूसन अगर नेशनल असम्बली ने वोट करना है इस्लामाबाद की सीट के लिए, यहाँ से डिपेंड करता है कौन से उम्मीदवार ये लेकर आते हैं। और जो
हालात हैं पीटीआई के एमएनएज के गो के उन्हें भरपूर फंडिंग की गई है अपने हलकों के लिए, अगर हुकूमत किसी तरीके से वो इलेक्शन हार जाती है या किसी भी वजह से, तो ये एक नो कॉन्फिडेंस के बगैर एक नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मुश्किलात हुकूमत के लिए ज़रूर हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद। लेकिन बिलावल साहब बार बार तहरीक एतमाद की बात क्यों करते हैं, और जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहसन इकबाल साहब कहते हैं जी बताएं आपके पास नंबर्स गेम क्या है, तो कोई है आपके पास नंबर्स गेम? पहले दिन से बिलावल साहब का मौक़िफ़ तो यही रहा है जी कि हमें अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक जो ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट करनी चाहिए। सिस्टम सारा हमें उसको एट स्टेक नहीं लगाना चाहिए। मौलाना साहब पहले दिन से मशवरा दे रहे थे कि हम असेंबलियों में ओथ तक ना लें, इन असेंबलियों में बैठें तक ना। उस वक्त भी बिलावल साहब ने एक लीडिंग रोल प्ले किया और उन्होंने कायल किया बाकी अपोजिशन को भी कि नहीं, इस सिस्टम का हिस्सा रहे। हमारे तल्ख तजर्बात हैं, 85 में हम इस सिस्टम से हिस्सा नहीं बने और उसके फिर हमने नुकसानात उठाए। तो और फ्रेंकली मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत अगर खड़ी है तो एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के ऊपर खड़ी है, और जिस वक्त तक उनके जो दो अब इत्तेहादी बाकी रह गए हैं, बड़े इत्तेहादी हैं उनके, एक की 5 सीट है मुस्लिम लीग काफ की और 7 सीटें एमक्यूएम की, जब तक वो अलहदा नहीं होते। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी को क्यों भूल जाते हैं जिसके पास चेयरमैन सेनेट की इस वक्त सीट है? बिल्कुल, बाप भी अब अगर उन्हें सेनेट के अंदर अकोमोडेशन नहीं मिलती, अगर उनको कुछ खतरात महसूस होते हैं, सादिक संजरानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट नहीं बनाया जाता, तो फिर जाहिर बात है वो भी अपने कार्ड्स खेलेंगे। तो आपको तो पता ही है ना कि आजकल चेयरमैन सेनेट की लॉबिंग कौन कर रहा है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कौन कर रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा आप बताएं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कि ये जो काफ लीग और पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसके बाद तो सेनेट के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब मज़ीद मजबूत भी हो सकते हैं। देखिए अभी मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी टाइम है और अभी काफ़ी चीज़ें मैच्योर भी हो सकती हैं। अभी इलेक्शन जिस तरह करीब आएगा, कई चीज़ें हैं, ठीक है काफ लीग इस वक्त मजबूरी है, लेकिन काफ़ी लोग पीटीआई के भी जो हैं, जो दिन रात टीवी पे इनकी ऐसी चीज़ों का भी दिफा करते हैं, वो बेचारों के दिलों पे अब छुरियाँ चलेंगी। तकलीफ़ तो होगी कि पूरे सोशल मीडिया में आगे पीछे आके ऐसी ऐसी बातों को डिफेंड करना जो कि मैं समझता हूँ कि डिफेंसलेस थी। तो ऐसे लोगों को पार्टी ने किया है, इग्नोर किया है, और उसके फिर जो रिप्रिकॉशंस होंगे वो किसी न किसी रंग में ज़रूर सामने आएंगे। और दूसरी वजह ये थी कि पीटीआई को ये भी पता है कि कई लोग हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं डालना। एमएनएज में भी इनके ऐसे बंदे हैं जो कि डिसग्रंटल्ड हैं। आपके भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं डालना। देखें, ये तो एक तादाद तो हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। अगर हमारी तरफ कोई बंदा होगा जिससे कोई बैकडोर से रबते हैं, तो इनके भी कई बंदे ऐसी। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, इनके कई बड़े, मैं समझता हूँ कि जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उनके वो भी हार सकते हैं। अच्छा। वो जो आपने संजरानी साहब वाली बात की है, ये बात बड़ी गौरतलब है कि संजरानी साहब जो हैं वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, और संजरानी साहब के मुकाबले में अगर कोई चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाहिशमंद है, तो वो अगर पीटीआई की टिकट पे भी आ रहा है तो उसको भी ज़रा सोच समझ के अपना तरीक़ाकार देखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सूरत हाल है। ये तो मैंने कहा ना कि सेनेट की जिस दिन तारीख आएगी, जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलेगा, अभी तो बात है कि ये शो ऑफ हैंड्स होता है। खैर वो 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है नहीं, ये मेरे नहीं समझ में आता। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो सेनेट का इलेक्शन है ये सीक्रेट होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए? देखिए प्रिंसिपली स्पीकिंग हम इस बात पे, हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनके साथ कई चीज़ों पे होता है। अब मेरी एक इंडिविजुअल राय है, लेकिन मैं पार्टी की राय का पाबंद हूँ, पार्टी की फाइनल डिसीजन का पाबंद हूँ। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में अगर, तो अभी फ़िलहाल मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर हम उनको कर दें शो कि आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त कौमी असम्बली में भी 17-18 के करीब शायद होंगे, या 16-14-15 होंगे, इसी तरह सूबाई असम्बली में भी हैं। अब अगर आज़ाद उम्मीदवार को आप शो ऑफ हैंड्स पे ले आएंगे तो सोचिए उस पर कितना प्रेशर होगा। आप आज़ाद उम्मीदवार को छोड़ देना, मैं तो पहले भी एक बहुत अहम बात है उस तरफ इशारा कर चुका हूँ, अब दोबारा कर रहा हूँ। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 है। To prevent corruption and floor crossing, all votes for the Senate and indirect seats will be by open, identifiable ballot, and those violating the party discipline in the poll shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker or chairman Senate.
तो ये तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है कि हमने सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करके ओपन बैलेट की तरफ आना है। देखिए, जो ओपन बैलेट और इसमें मैंने आपको बताया ना कि जो एक सिचुएशन नई है वो है आज़ाद उम्मीदवारों की। अब मुझे ये बताएं कि हम अगर अपने आज़ाद उम्मीदवारों को कहते हैं कि आप हाथ कर दें आज़ाद उम्मीदवार पे, इस वक्त जिस प्रोसेस में जो गुजरा है, चलो पार्टी के जो टिकट्स पे लोग इलेक्ट होके आए वो तो डिफेक्शन में आ जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवारों पे तो डिफेक्शन का क्लॉज नहीं आएगा, वो उन पे कितना प्रेशर बिल्डअप होगा। वैसे डेमोक्रेसीज के बीच में आज़ाद हमने उम्मीदवार डाला से हुआ है। आमतौर पे जाता हुकूमत की तरफ ही है। देखिए, हुकूमत की तरफ भी जाता है। मैंने आपको बताई है ना एक सूरत, एक मैंने प्रोपोजिशन आपके आगे पेश की है कि सेनेट के चेयरमैन बनने के जो सेनेट के चेयरमैन का जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन से पहले सेनेट का होगा इलेक्शन, उसमें चेयरमैन, ये इलेक्शन सेनेट के चेयरमैन का है बेसिकली, ये सेनेट का नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये असल में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है ये चेयरमैन और सेनेट का पीटीआई जो है वो अगर अपना चेयरमैन सेनेट लेके आएगी हाँ। तो फिर जो बीएपी का चेयरमैन सेनेट है शायद वो और उनके साथी जो है वो पीटीआई का साथ ना दें, आप ये कह रहे हैं? मैं ये आपको बताने वो मैं भी ये कह रहा हूँ कि इसमें ये सूरत हाल होगी, क्योंकि अगर पीटीआई और उनका अलायंस, पीटीआई ने क्यू के साथ इसीलिए अलायंस किया है कि वो अगर इनको कोई डेंट कॉज हो तो उसको कवर कर लें, और अगर वो डेंट नहीं अगर वो उसको कवर नहीं कर पाते, उनको ये सोचना पड़ेगा। और शो ऑफ हैंड्स वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके काफ़ी लोगों ने चेयरमैन सेनेट वाला वोट ये वलीद इकबाल साहब कहीं से और पूछते पे हैं दे जी देना। कि शो ऑफ हैंड्स क्यों चाहते हैं, ये एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई जो है ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये ओपन बैलेट से क्यों करवाना चाहती है? क्या आपको अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। पीटीआई जिस तरह आपने, और मैं समझता हूँ कि बात आपने दुरुस्त किया, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने क्लॉज नंबर 23 दिखाया, ये कहने की बातें और हैं और करने की बातें और हैं। कहते हैं ना, गुफ्तार का गाजी वो तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। हम तो गुफ्तार और किरदार दोनों के गाजी हैं। हमने तो 2018 का वो तजर्बा किया हुआ है ना खैबर पख्तूनख्वा में, जब 20 लोगों को उस वक्त चेयरमैन नाउ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पार्टी से भी एक्सपेल किया था। और देखें, आपको मीडिया को पता है, पब्लिक को पता है, एमपीएस को पता है क्या खरीदो फरोख्त इस वक्त सौदेबाजी, बोलियां, मार्केट लग रही है ये। और जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उतना ज़्यादा वहाँ खरीदो फरोख्त होती है। अब बलोचिस्तान से कम सीट्स हैं, फिर खैबर है, फिर सिंध और फिर ये पंजाब। बुराई जो है ये हमारी सियासत में तो किस तरह ये आई है? ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, और मेरी अर्ज एक सुन लें जी मीर साहब, वो ये है कि ये जो रवैया है अपोजिशन का और ये दोनों बड़ी पार्टियों का, ये शो करता है, ये लिंकेजेस हैं। ये जो रवैया, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंसी ना करने के लिए, हालांकि खुद इसको अपना इसका किया हुआ है एतराफ़ के जी, इसमें बेईमानी होती है, खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इसे आप लिंक करें वही जिस तरह एक डॉन जो जिस तरह क्रिमिनल रिंग को सपोर्ट करता है, उस तरह ये कब्जा माफिया के साथ खड़े याद है ना, ये उसी तरह फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस साल में हुआ था? और अब ये फॉरेन फंडिंग भी, ये केसेस, ये तीनों चीजें आप देखेंगे, ये सेनेट का इसमें इलेक्शन का मामला, ये कब्जा ग्रुपों के साथ खड़े होने वाला मामला, और ये फॉरेन फंडिंग केस में ये एक्सपोज होंगे सारे। ये एक ही फॉरेन फंडिंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये एक्सपोज होंगे, ठीक है, हो जाए ये एक्सपोज। जी जी, नहीं, और इसमें भी हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं आप। अच्छा, और मीर साहब एक और मेरा सवाल सुन लें आप। आप एक वकील हैं और मुस्तफा साहब भी वकील हैं और मोहसिन शाहनवाज रंजन साहब भी वकील हैं। तमाम पाकिस्तान के वकील, बल्कि आम लोग जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है ये इतने सालों से चल रहा है, इसको डिले किया जा रहा है, तारीख पे तारीख ली जाती है, तारीख पे तारीख ली जाती है, पीटीआई की तरफ से ली जाती है। अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप तारीख पे तारीख क्यों लेते हैं? देखें जी, वकीलों की स्ट्रैटेजी किसी केस में, मैं उस केस में लॉयर नहीं हूँ, तो हर एक मामले में एक स्ट्रैटेजी होती है लॉयर की कि उसको इस तरह से डील करना है या नेक्स्ट टाइम ये करना है, वो करना है। लेकिन इसके मेरिट्स जो है, और मैं बार बार ये अर्ज करता रहा हूँ, यहाँ भी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे, ये जो समझा जा रहा है कि जी कोई गड़ा जो खोदा है पीटीआई के लिए, उसमें गिरेंगे ये, और ये जो JUIF का जो बीच में आ रहा है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग है, मैं तो कहता हूँ कि आए बताएं। और जो ओसामा बिन लादेन से फंडिंग आई हुई है, जो वो जो क्या था कि मिडनाइट जैकल्स वाला मामला, या कौन सा केस था वो, ISI से जो फंडिंग वाला, जो असद दुरानी साहब ने हलफिया बयान दिया हुआ है। फंडिंग जब बात खुलेगी ना तो फिर बहुत लोग एक्सपोज होंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अर्ज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओथ पे कहने को तैयार है, कुरान उठा के, कि मैंने कभी किसी को फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं ली। बाकी पार्टीज के लीडर्स करने को तैयार हैं, आमादा हैं। मैं ये सवाल बताएं जी। और मीर साहब, एक मुझे अगर आप इजाजत दें
ये जो सेनेट का जो दो चीज़ें मुख्तलिफ डिस्कस हो रही थी जो आपस में जिनका ताल्लुक है भी और नहीं भी है एक असूल के साथ, सेनेट की वोटिंग जो है वो ओपन बैलेट से हमने किया हुआ है सिलसिला उसका, कोर्ट से भी और पार्लियामेंट में भी उसकी हमारी कोशिश जारी है नेक नियति पर। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो तो खुफिया बैलेट से ही होता है, वो एक अगला मरहला है। तो जब सेनेटर्स इलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद तयन होगा कि किसने बनना है चेयरमैन सेनेट। तो वो तो एक थोड़ा सा तो चेयरमैन सेनेट जो है वो खुफिया बैलेट से हो और सेनेट का इलेक्शन प्रोविजन है उसमें ओपन बैलेट से। हाँ, वो है ओपन बैलेट। तो कंट्राडिक्शन है बहुत बड़ी। नहीं, वो ऐसी दो वो आइन में उनकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ। अच्छा जी, ये बताएं जी कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनका ख्याल है कि ये दोनों फंसने वाली हैं। अगर इनका ख्याल है जी तो हमारे पास तो छुपाने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने अभी रिसेंटली अपने दिफा में इन्होंने ये कहा जी कि हम अपने दिफा में ये कह रहे हैं कि इनको भी चेक करें, तो हमें चेक कर ले, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। जो डिटेल्स हमसे मांगेगा इलेक्शन कमीशन हम देंगे, हमने दी भी हैं और देते भी रहेंगे। इनकी सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि पिछले 6 सालों से इनका ये केस चल रहा है। ये केस दायर किया इनकी अपने पार्टी के एक अहम रहनुमा ने जो इंसाइडर थे, जिनको तमाम तर ट्रांजैक्शंस का इल्म था। वो रिकॉर्ड, वो प्रूफ लेकर आए, उन्होंने अमेरिका से हासिल किया, उन्होंने दीगर ममालिक से हासिल किया, वो साथ अपनी पिटिशन के लगाए। स्टेट बैंक से रिपोर्ट्स आई कि जी इन अकाउंट्स के अंदर बाहर से रकूम आई है, अनडिनाइबल प्रूफ है। और उसके बावजूद तारीख पे तारीख आपने ठीक कहा, और फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं कभी कौन सी अदालत में कि जाके वहां से स्टे ले आते हैं कि जी कि ये मुकदमा आगे चल ना सके। अगर इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये बैरी स्नैप्स कौन है? ये वो लोग कौन है जिन्होंने बाहर से इनको पैसे भेजे? ये इंदर स्वराज साहब कौन है जिन्होंने इनके अकाउंट्स में पैसे भेजे? तो एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी पर्दादारी है, और उसका दिफा क्या है? वही कि पीपल्स पार्टी से पूछ लें, नून से पूछ लें। हमारे पास जो कुछ भी है हम अपना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को देने को तैयार हैं, दिया भी है। जहां तक सेनेट इलेक्शंस का ताल्लुक है हामिद भाई, इसमें एक आईनी पोजीशन है और एक मॉरल पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 226 2 to 6 कि ऑल इलेक्शंस एक्सेप्ट फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर, बाकी सारे इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब अगर इस सूरत हाल को तब्दील करना है तो उसके लिए एक आईनी तरमीम की जरूरत है। हुकूमत के पास क्या नंबर्स हैं आईनी तरमीम के लिए? इनके पास नंबर्स नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आईनी तरमीम नहीं होगी, आईनी तरमीम नहीं हो सकती, हुकूमत के पास नंबर्स ही नहीं है। जहां तक मॉरल आर्ग्यूमेंट का ताल्लुक है तो मॉरल आर्ग्यूमेंट अपनी जगह में, उसमें वजन है कि हर इलेक्शन में जब भी सेनेट का होता है बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं और ख़रीदो फरोख्त के इल्ज़ामात लगते हैं जो किसी भी तरीके से एक जमहूरी कल्चर के लिए अच्छा एक तासुर उससे नहीं जाता। उसको कर्ब करना चाहिए, उसको किस तरीके से और उसके ऊपर मज़ीद कानून साजी की जाती है वो भी करनी चाहिए। तो ये उसके ऊपर एक सूरत हाल है। जहाँ तक मेरे भाई जिक्र कर रहे थे गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी का, इन्होंने जिक्र किया, अल्लामा साहब के अशार हैं, तो फिर हम ज़रा तवज्जो इनकी भी दिलाना चाहते हैं कि अगर गुफ्तार के गाजी ये नहीं थे, किरदार के गाजी हैं, तो फिर ये 50 लाख घर कहाँ गए? ये 1 करोड़ नौकरी का वादा कहाँ गया? वो 100 दिन का प्लान कहाँ गया? वो 200 अरब डॉलर जो बाहर से आने थे वो कहाँ गए? तो ये गुफ्तार के गाजी और किरदार के गाजी का फर्क ये होता है। अच्छा ये बताएं मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2006 में हुआ था, जब ये तय किया गया था कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये इमरान खान साहब कहते हैं कि सियासत में पैसा जो है वो नवाज शरीफ साहब लाए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए खान साहब जो हैं, अगर फॉरेन फंडिंग और ये पैसा तो सर आया था बेसिकली जब हमारे मुल्क में 1985 ऑनवर्ड्स सियासत में पैसा शुरू हो गया था। इसमें कोई क्यों हुआ था 85 में? देखिए मैं उसमें ये नहीं है, उसमें आप जुनेजो साहब भी थे, उसमें सारे लोग थे, हर बंदा था, लेकिन पैसा एक आपने क्लास खत्म की ना। मैं आपको टू बी वेरी स्ट्रेट, क्या उसकी वजह ये थी कि 85 का इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ था? हमारे मुल्क की ना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हम एक पॉलिटिकल क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर हम एक नई पॉलिटिकल क्लास डेवलप करते हैं। अब नई पॉलिटिकल क्लास वही डेवलप होती है जिसके रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। ये एक तो अभी भी आप देख लें जहांगीर तरीन सियासत में पैसा जनरल ज़ियाउल हक लेके आए। जहांगीर तरीन क्या चीज थी? जहांगीर तरीन भी सियासत में पैसा जनरल ज़ियाउल हक लेके आए। मैं कह रहा हूँ उस 85 में तो वो था ऑल इन ऑल, उस वक्त से इसका स्टार्ट हुआ है। अब उसके बीच में आप जिसके बारे में बात करते जाएं वो आगे से चलती जाएगी और उसका तसलसल। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आप ज़ियाउल हक पे यस करेंगे तो मैं कोई और बात करूंगा, मैं कोई और बात ये बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका तसलसल चलता जा रहा है। जहांगीर तरीन की शक्ल में आपको नजर आएगा, अलीम की नजर में आएगा, और बाकी हर सियासी जमात, आपने 85 की बात की, हर सियासी जमात 85 का इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ था।
तो उसमें पाकिस्तान में जात, बरादरी, फिरके, रंग, नस्ल और पैसे की बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। जी हाँ, जी तो हाँ, उसके जिम्मेदार तो जनरल ज़ियाउल हक हुए ना, लेकिन आप उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप कह रहे थे अयूब खान साहब के दौर में कुछ हुआ था। अयूब खान साहब के दौर में बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम था सर। जो अबीडो और जो अकाउंटेबिलिटी का पहला कानून बना था ना, जिसको अबीडो कहते थे, वो अबीडो जो शुरू हुआ था वो अयूब खान साहब के दौर से शुरू हुआ था। डिस्क्वालिफिकेशन का पहला कानून एब्डो नहीं था सर। एब्डो एब्डो नहीं था, परोडा था, परोडा सर। नहीं, मैं करप्शन की बात, परोडा एब्डो अयूब खान साहब को मंजूर करवाया गया था 14 अगस्त 1949 बाय प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। हिस्ट्री हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। वो मैं करप्शन पे बात करूं, एब्डो जो था वो अयूब खान साहब के दौर में आया था। हाँ। करप्शन से रिलेटेड परोडा, सर मैं परोडा की तो बात ही नहीं कर रहा ना। परोडा भी जो है वो यही था। आप डिस्क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। तो वो करप्शन पे इल्जाम लगे थे। आर्गुमेंट ये था कि परोडा में चीफ मिनिस्टर सिंध को करप्शन के इल्जाम में फारिग कर दिया था लियाकत अली खान साहब ने। चीफ मिनिस्टर पंजाब वेस्ट पाकिस्तान नवाब इफ्तिखार ममदूद को फारिग कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल, मैं उसको नहीं कह रहा। बात आर्गुमेंट ये था शुरू में कि एक पॉलिटिकल क्लास को बाहर निकालने के लिए एक कानून लाया जाता है। उस कानून के जरिए मेरा बेसिक शुरू का आर्गुमेंट ये था। चलें, आपकी बात होगी। अब एक बड़ा अहम मामला है, उस पर वलीद इकबाल साहब आपसे पूछना है। आज असद उमर साहब जो हैं उन्होंने सिंध में एक नए ऑपरेशन की तरफ इशारा दिया है। सुने वो क्या कह रहे हैं। सिंध के अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वज़ीर आज़म, आपको वफाक की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ये ना परेशान हो जाना। अभी उन्होंने बोल देना ओहो जी गवर्नर राज लगने वाला। कोई गवर्नर राज नहीं लगने वाला। अगर सिंध की पुलिस, IG और सिंध की हुकूमत ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम कर सक रही है, ये नहीं हो सकता। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले और वफाकी हुकूमत खामोश बैठी रहे। एक ऐसा ऑपरेशन हो जिससे लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ार सके। जी वलीद इकबाल साहब, सिंध में एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसको सुन के तो लगता है मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं एक आपका जुमला मुकम्मल करना चाहता हूँ उससे पहले। और वो ये है कि जी बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं और कुछ हद तक जुज़वी तौर पे रांझा साहब अग्री भी कर रहे हैं कि ये ख़रीदो फ़रोख्त 1985 में शुरू हुई। और 1985 में शुरू होने का उसका एक बड़ा कैटलिस्ट जो था, एक उसका सुतून मैं समझता हूँ कि एक ताजर, एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी शख्स मोहम्मद नवाज शरीफ को ऑब्सक्योरिटी से, जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इंस्टॉल किया गया। और उसके बाद उन्होंने आगे, और इस पर बड़े मजमून और बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किस तरह मोनेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रमोट किया। और ना सिर्फ वहाँ वो बात ख़त्म हुई, फिर आगे PPP का दौर आया जब जनरल ज़िया का फ़ज़ाई हादसा हुआ उसके बाद। और जरदारी साहब ने फिर बेनज़ीर साहबा को भी यही ट्रेनिंग दी कि जी इनसे मुकाबला करना है तो पैसे जो है इकट्ठे करने ज़रूरी हैं। और पॉलिटिक्स में मैं क्रेडिट देता हूँ कि बेनज़ीर साहबा के वालिद के ज़माने में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी। उसमें और खामियां ज़रूर होंगी, लेकिन इस हालांकि बेनज़ीर साहबा के वालिद ने आपके वालिद को इलेक्शन में शिकस्त दी थी। जी मैं उसको भी तस्लीम करता हूँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिक्स नहीं होती थी उस वक्त। ये अगर मेरे वालिद को शिकस्त हुई, लेकिन इस किस्म की कोई खरीदो फरोख्त या बदमाशी की सियासत या ऐसी चीज़ की वजह से नहीं हुई। वो जेन्युइनली पॉपुलर थे, ज़्यादा पॉपुलर उस वक्त जो वो था, वो इलेक्ट हुआ और उन्होंने स्वीप किया। लेकिन वो पॉलिटिक्स जब आई, और उसमें आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर साइट होते हैं 3 लोग कि जो एक एंटी एक तरह की PPP के उससे आए जब जनरल ज़िया ने वो इलेक्शन करवाए 85 के। और उसके बाद उनकी ट्रैजेक्टरीज देखें कि मियां नवाज शरीफ किधर से किधर गए। और 2 और शख्सियात, एक जुनेजो साहब थे, वो उनकी अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, काफ़ी साल बाद भी वो ज़िंदा रहे उसके वज़ीर आज़म से बरतरफ होने के बाद। तो जुनेजो साहब, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत करे, और मियां नवाज शरीफ। ये 3 शख्सियात थी, लेकिन एक बहुत आगे निकली क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस की पॉलिटिक्स में, उसको हम आज तक भुगत। ठीक है, अब ये बता दें कि अगर सिंध में ऑपरेशन होता है तो सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑपरेशन अगर होता है, मुझे सिर्फ इनकी एक स्टेटमेंट है और आई डोंट नो कि किन किन स्टेटमेंट्स पे वज़रा वैसे बयान देते रहते हैं। जी वैसे कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी, जो भी दिन उसकी तरदीद भी आ जाती है। और फिर अगर कोई भी चीज़ कानून और आइन का जहाँ तक तल्लुक है, जितना उसके ऊपर पिछले 2.5 सालों में अमल हुआ है, लेकिन अगर उसकी बुनियाद बनाते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनको इंसाफ देना, तो फिर हम भी ये पूछने पे हक बजानिब होंगे कि आपने बड़े दावे किए थे कि आप सानिया साहिवाल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेंगे। उस सानिया साहिवाल का क्या नतीजा निकला?
आज से चंद दिन पहले स्पीकर पंजाब असम्बली जो इनके इत्तेहादी हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल में मैंने ऐसे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात नहीं देखे जो इस वक्त हो चुके हैं। और वो भी उन्होंने उस रिएक्शन में कहा कि वहां पर एक MPA साहब खड़े हुए जो हुकूमती जमात का हिस्सा थे, जिनके घर के अंदर दिन दहाड़े डाका पड़ा और उसके ऊपर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 6 IG आप बदला चुके हैं इस वक्त। इस्लामाबाद के अंदर जो उसामा सत्ती साहब का वाकया हुआ उसमें आपने तो लातादाद ऐसी आपके अपने फेलियर्स हैं कि जिनके ऊपर आपकी कोई तवज्जो नहीं, लेकिन हमला करने बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, जनाब वलीद इकबाल साहब और मोहतरम जनाब मुस्तफा नवाज कोकर साहब। एक बड़ी अहम बात साहब ने आखिर में कि पंजाब में 5-6 IG तब्दील हुए हैं पिछले 2.5 साल में। तो अगर सिंध में सूरत हाल कशीदा है तो बिल्कुल वहाँ पर वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को कह सकती है कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है, लेकिन पंजाब वहाँ पे अगर हालात ठीक हैं तो 2.5 साल में इतने IG को तब्दील हुए हैं। सवाल तो बड़ा अहम है, इसका जवाब जो है वो कौन देगा? इंतज़ार करते हैं, शायद कहीं से जवाब आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।